अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है अमाइनो एसिड्स। बायोमॉलिक्यूल्स आर द मोस्ट एसेंशियल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। हमने देखा कि जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, जैसा कि इनके नाम से जाहिर है कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। और इनकी अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं which are involved in the maintenance and metabolic processes of the living organism। तो जो जिंदा जानदारों में जो उनके मेटाबॉलिक या मेंटेनेंस के प्रोसेस हैं, फॉर एग्जांपल डाइजेशन, रेस्पिरेशन, इम्यूनिटी, ग्रोथ और रिपेयर जैसे जो फंक्शंस हैं, वो बेसिकली बायोमॉलिक्यूल्स ही जो है वो उसको कैरी आउट करते हैं। ये मालिक्यूल्स ऑर्गेनिक हैं। इट मीन्स कि वो कार्बन और उसके बाद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस वगैरह से मिलकर बनते हैं। तो उनके बगैर हम ज़िंदगी का सोच भी नहीं सकते। दीज नॉन लिविंग मालिक्यूल्स आर द एक्चुअल फुट सोल्जर्स ऑफ द बैटल ऑफ सस्टेनेंस ऑफ लाइफ। हमने देखा कि जो बायो मालिक्यूल्स हैं वो बजाते खुद तो नॉन लिविंग मालिक्यूल्स हैं। जैसे कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो एक लिविंग मालिक्यूल नहीं है, ठीक है। लेकिन हमने देखा कि वो मिलकर जो लाइफ के प्रोसेस है उसको सस्टेन करते हैं, और हम इनको कह सकते हैं कि वो एक फुट सोल्जर्स की तरह काम करते हैं, जो कि कॉन्स्टेंटली एनर्जी को मैनेज करते हैं, टिश्यूज़ को फॉर्म करते हैं, सेल्स को रिपेयर करते हैं और सिग्नल्स को ट्रांसमिट वगैरह भी करते रहते हैं। और ये सब काम वो खुद एज ए नॉन लिविंग मालिक्यूल्स ही करते हैं। दे आर नॉट लाइव बट दे मेक लाइफ पॉसिबल। तो हम इनके बारे में भी ये भी कह सकते हैं। फर्दर हम देखते हैं कि अगर हम उनके साइज़ की बात करें तो हम उनको प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट के में डिवाइड कर सकते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट ऐसे हैं कि जिनका साइज़ छोटा होता है, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट इनका साइज़ और स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर हम स्मॉल मेटाबोलाइट्स की बात करें या स्मॉल मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उनमें कुछ है जो मेटाबोलाइट्स आ सकते हैं या कुछ हार्मोन्स आ सकते हैं। और अगर इनके मैक्रो मॉलिक्यूल की बात करें तो उसमें प्रोटीन्स शामिल हैं, न्यूक्लिक एसिड शामिल है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। तो टुगेदर जो कि स्मॉल मालिक्यूल और मैक्रो मालिक्यूल हैं, वो जो हमारी ज़िंदगी की टूल किट है, केमिकल टूल किट, उसको प्रोड्यूस करते हैं। अमाइनो एसिड एक ऐसा ऑर्गेनिक मालिक्यूल है जिसमें एक बेस का अमाइनो ग्रुप होता है जो कि NH2 का ग्रुप है। एक उसके बाद एसिडिक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है जो कि COOH का ग्रुप है। और इसके बाद एक ऑर्गेनिक ग्रुप आर के ज़रिए हमने शो किया होता है जो कि बेसिकली साइड चेन होती है। और ये हर अमाइनो एसिड में यूनिक होता है। इट मीन्स कि हर अमाइनो एसिड में उसकी जो लेंथ है वो चेंज होती है। तो इनसे मिलने वाला जो कंपाउंड है वो बेसिकली अमाइनो एसिड होता है। ये आर ग्रुप बेसिकली जो अमाइनो एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और उसकी आइडेंटिटी को डिफाइन करता है। द टर्म अमाइनो एसिड इज शॉर्ट फॉर अल्फा अमाइनो कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्फा अमाइनो इट मीन्स के जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो अल्फा कार्बन के साथ अटैच होता है, जो कि इस अमाइनो एसिड में एक सेंट्रल मॉलिक्यूल की के तौर पर काम करता है, ठीक है। और इसकी रिएक्टिविटी भी इसकी वजह से डिफाइन होती है। ईच मालिक्यूल कंटेन्स ए सेंट्रल कार्बन एटम। एक सेंट्रल कार्बन एटम होता है जिसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, जिसके साथ अमाइनो ग्रुप NH2 का और COOH जो कि कार्बोक्सिल ग्रुप है वो अटैच होता है। इन दोनों के अलावा एक साइड चेन R के नाम से और एक हाइड्रोजन एटम भी अटैच होता है। अब क्योंकि चारों एटम यहाँ पे डिफरेंट हैं तो बेसिकली ये जो अमाइनो एसिड का मालिक्यूल है ये चायरल मालिक्यूल है, ये चिराल मालिक्यूल्स हैं। Both peptides and proteins are the long chains of amino acids। जब इस तरह के अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए आपस में अटैच होते हैं, तो जब वो काफ़ी सारे अमाइनो एसिड आपस में अटैच हों तो वो बेसिकली प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो बेसिकली प्रोटीन्स आर द लॉन्ग चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। ऑल टुगेदर देर आर 20 अमाइनो एसिड्स विच आर इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटीन। तो अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स में टोटल 20 अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं, जिनको हम अभी कमिंग स्लाइड्स में स्टडी भी करेंगे। अब हम अमाइनो एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे।
अमाइनो एसिड्स आर द कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जिससे ये बात जाहिर होती है कि वो एक प्योर क्रिस्टलाइन या प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसकी एक क्रिस्टलाइन नेचर, उसके जो आयंस के दरमियान उसका जो इंटरेक्शन है जो बेसिकली ज़्विटर बनाता है, तो उस पर डिपेंड करती है। हम ज़्विटर को कमिंग स्लाइड्स में भी स्टडी करेंगे। ऑल अमाइनो एसिड्स हैव ए हाई मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर दैन 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अमाइनो एसिड में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर या आयनिक बॉन्डिंग होने की वजह से जो बेसिकली इसका ज़्विटर होता है, तो इसी की वजह से ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है और इसकी वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है। अगर हम सोल्यूबिलिटी की बात करें तो ये पानी के अंदर सोल्यूबल होते हैं, अल्कोहल के अंदर ये स्लाइटली सोल्यूबल हैं, और ये डिफ़िकल्टी के साथ मतलब मुश्किल के साथ मैथनॉल, एथनॉल और प्रोपेनॉल में डिज़ोल्व होते हैं। इट मीन्स कि वो अल्कोहल्स में स्लाइटली सोल्यूबल हैं, वो मुकम्मल तौर पर सोल्यूबल नहीं होते। इसके अलावा जो अमाइनो एसिड के साथ आर ग्रुप अटैच होता है और जो अमाइनो एसिड की पीएच है वो बेसिकली इसकी सोल्यूबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि इनकी वजह से इसकी पोलैरिटी में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकता है। ठीक है, तो जब इनकी पोलैरिटी में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा तो अमाइनो एसिड में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है उसका पोटेंशियल भी चेंज हो सकता है। ऑन हीटिंग टू हाई टेम्परेचर दे डीकम्पोज। अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम इनको हाई टेम्परेचर के ऊपर गर्म करेंगे तो बजाय इसके कि वो क्लीनली मेल्ट हों, वो डिफरेंट कंपाउंड्स में डीकम्पोज हो जाते हैं, वो मेल्ट नहीं होते। ग्लिसाइन के अलावा जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं वो सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव हैं। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब ये है कि वो मटेरियल या ये जो सब्सटेंस है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवा सकता है। इनमें ग्लिसाइन एक ओनली एक्सेप्शन है, क्योंकि इसमें जो आर ग्रुप है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है, जिसकी वजह से जो अल्फ़ा कार्बन है वो ए चायरल बन जाता है, वो चायरल मॉलिक्यूल नहीं रहता। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में नेक्स्ट स्टडी करते हुए हम अभी स्टडी करेंगे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को। तो अमाइनो एसिड्स कैन कनेक्ट विद ए पेप्टाइड बॉन्ड इन्वॉल्विंग देयर अमाइनो एंड कार्बोक्सिलेट ग्रुप्स। तो दो अमाइनो एसिड्स में जब एक का अमाइनो ग्रुप इन्वॉल्व होता है और दूसरे का कार्बोक्सिलेट ग्रुप इन्वॉल्व होता है तो दोनों में वाटर की रिडक्शन के साथ एक बॉन्ड बनता है। द कोवलेंट बॉन्ड फाउंड बिटवीन द अल्फा अमाइनो ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ द अदर फार्मिंग CO NH लिंकेज। यहाँ पर वाटर के रिमूवल के साथ जो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो बेसिकली हमारे पास कार्बन पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड प्लेनर है और ये पार्शली आयनिक भी होता है, जिसकी वजह से इसके जो स्ट्रक्चर की जो रिजिडिटी है और इसका जो बिहेवियर है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। सम आर स्ट्रक्चरली स्टेबल एंड स्टेरिकली हिंडर्ड। अमाइनो एसिड में से जो कुछ हैं वो स्ट्रक्चरली बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं और कुछ जो हैं वो स्टेरिकली हिंडर्ड होते हैं। इट मीन्स कि वो जो स्टेरिक हिंडनेस है या उनकी जो मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट करता है, जैसे कि ग्लिसाइन होता है। अमाइनो एसिड्स जो कि प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं पोजेस एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़, क्योंकि प्रोटीन सारी की सारी अमाइनो एसिड से बनती हैं। इसका मतलब ये है कि जो अमाइनो एसिड या जो प्रोटीन्स हैं वो एंजाइम के तौर पर काम करते हैं, जो कि बेसिकली बायोकेमिकल रिएक्शंस को उनकी स्पीड को इंक्रीज़ करवाते हैं और एज ए कैटालिस्ट के तौर पर काम करते हैं। अमाइनो एसिड्स एग्जिबिट कोलाइडल नेचर एंड डी नेचरिंग प्रॉपर्टीज़। किसी एक्व सोल्यूशन के अंदर प्रोटीन जो है वो एक कोलाइडल डिस्पर्शन की फॉर्म में मौजूद होती है और हीट या स्ट्रेस के अंदर वो जो उसकी नेटिव नेचर होती है वो उसको लूज़ कर देते हैं। उसकी नेटिव स्ट्रक्चर को लूज़ करने की जो प्रॉपर्टी है हम उसको डी नेचरिंग भी कहते होते हैं। ठीक है, तो इस डी नेचरिंग की वजह से उसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले है ज़्विटर आयनिक प्रॉपर्टी। हमारे पास जो अमाइनो एसिड है वो एग्जिस्ट करता है ज़्विटर आयन की सूरत में। ए ज़्विटर आयन इज ए मॉलिक्यूल विद फंक्शनल ग्रुप ऑफ विच एट लीस्ट वन हैज़ ए पॉजिटिव एंड वन हैज़ ए नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो ज़्विटर आयन में एक साइड पे नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है और दूसरी साइड पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है।
यहाँ से OH ग्रुप से हाइड्रोजन ने यहाँ से यहाँ पर मूव किया, तो इसी की वजह से इस मालिक्यूल के अंदर चार्ज आता है। लेकिन द नेट चार्ज ऑफ द इंटायर मालिक्यूल इज जीरो। आया कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है और ये पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। इट मीन्स कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इक्वल होते हैं, और इक्वल होने की वजह से जो एंटायर मालिक्यूल है वो न्यूट्रल होता है। अगर हम ज़्विटर आयन की बात करें तो ज़्विटर आयन की सबसे बेहतरीन जो एग्जाम्पल हैं वो अमाइनो एसिड होती हैं। दे कंटेन एन अमाइन ग्रुप जो कि बेसिक होता है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो कि एसिडिक होता है। द NH2 ग्रुप इज द स्ट्रोंगर बेस, ये वाला स्ट्रोंगर बेस है। अगर ये स्ट्रोंगर बेस है तो ये H+ या प्रोटॉन को रिसीव कर सकता है, तो COOH बॉन्ड से ये हाइड्रोजन को रिसीव करके बेस के तौर पर काम करता है, ठीक है। और ये वाला हमारे पास एसिड है, तो जिसकी वजह से एक ज़्विटर आयन पैदा होता है। द न्यूट्रल ज़्विटर आयन इज द यूजुअल फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड दैट एग्जिस्ट इन द सॉल्यूशन। तो बेसिकली अमाइनो एसिड सॉल्यूशन की फॉर्म में इसी तरह से मौजूद होता है, ठीक है, जिसमें एक नेगेटिव आयन होता है या एक नेगेटिव पोल होता है और एक पॉजिटिव पोल होता है इसमें। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी यह है कि वो एम्फोटेरिक नेचर है इनकी अमाइनो एसिड्स की। एम्फोटेरिक, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एसिड और बेस दोनों के तौर पर काम कर सकता है। तो अमाइनो एसिड जो हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, क्योंकि इसमें एक अमाइन ग्रुप भी होता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी मौजूद होता है। तो इनकी वजह से जो हमारे पास जो अमाइनो एसिड है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को डोनेट भी कर सकता है। तो अगर वो एक्सेप्ट या डोनेट कर सकता है तो इट मीन्स कि वो एम्फोटेरिक होता है कुदरती तौर पर। द निन-हाइड्रोजन टेस्ट, ये एक क्लासिकल बायोलॉजिकल बायोकेमिकल टेस्ट है जिसमें हम अल्फ़ा अमाइनो एसिड को जानने की कोशिश करते हैं, कि आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या है कि किसी मालिक्यूल में अल्फ़ा अमाइनो एसिड मौजूद है या वो नहीं है। इस टेस्ट में हम 1 मिलीलीटर ऑफ निन हाइड्रेट सोल्यूशन को लेते हैं और इसको हम डालते हैं 1 मिलीलीटर प्रोटीन के सोल्यूशन के अंदर, और इन दोनों को मिक्स करने के बाद हम इसको हीट करते हैं। अगर तो हीट करने के बाद वायलेट कलर अपीयर हो तो इसका मतलब कि उस सोल्यूशन के अंदर अल्फ़ा अमाइनो एसिड मौजूद है। ये बेसिकली रिएक्शन होता है निन हाइड्रेट में, और जो अमाइनो ग्रुप होता है अमाइनो एसिड का, तो दोनों के दरमियान ये रिएक्शन होने की वजह से ये वाला कलर अपीयर होता है। फोर्थ वन इज़ दी ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट। तो ये हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं एरोमेटिक अमाइनो एसिड को जानने के लिए। जैसा कि एरोमेटिक अमाइनो एसिड हैं टायरोसाइन, ट्रिप्टोफैन और फिनाइलमाइन। तो इनको जानने के लिए क्या है, वो एरोमेटिक है या वो एक स्ट्रेट चेन है, तो इसको स्टडी करने के लिए ये वाला टेस्ट हमारे पास मौजूद होता है। इस टेस्ट में जो बेंजोइक रेडिकल है उसकी हम नाइट्रेशन करवाते हैं, ठीक है, अमाइनो एसिड के साथ। तो इस नाइट्रेशन की रिएक्शन की वजह से जो है वो नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है। सॉरी, जो नाइट्रिक एसिड है उसका हम रिएक्शन करवाते हैं तो नाइट्रेशन का प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से जो हमारा सोल्यूशन है वो येलो कलर को इंडिकेट करता है। तो अगर तो येलो कलर आ जाए तो इसका मतलब ये है कि उसमें जो एरोमेटिक कंपाउंड मौजूद है। तो मूविंग फर्दर इनटू द केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन विद द सेंजर रीजेंट, ये भी एक बायोकेमिकल टेस्ट है जिसमें हम एन टर्मिनल अमाइनो एसिड को आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी अमाइनो एसिड के अंदर। तो सेंजर जो रीजेंट है वो 1 फ्लोरो 2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन का सोल्यूशन होता है जो कि फ्री अमाइनो एसिड के साथ रिएक्ट करता है पेप्टाइड चेन में। और इस रिएक्शन की कंडीशन ये है कि वो माइल्ड अल्कलाइन मीडियम में होता है कोल्ड कंडीशन के अंदर। अब इनकी रिएक्शन में जो कंपाउंड बनेगा वो बेसिकली डाइनाइट्रोफेनाइल डेरिवेटिव होता है, जिसको हम एनालाइज कर सकते हैं कि जो किसी अमाइनो एसिड में एन टर्मिनल मौजूद है या नहीं। फर्दर हम देखते हैं कि द रिएक्शन विद दी नाइट्रियस एसिड, नाइट्रिक एसिड बेसिकली अमाइनो ग्रुप को टारगेट करता है, ठीक है।
तो नाइट्रिक एसिड जो है वो अमाइनो एसिड के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन गैस को लिबरेट करवाता है और इसी प्रोसेस में वो एक कोरिस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप को भी फॉर्म करता है। ये रिएक्शन अमाइनो एसिड को मॉडिफाई करने के लिए या इसको डीएमाइनेट करने के लिए हमारे एनालिटिकल प्रोसीजर्स में काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के बाद हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ द आर ग्रुप। तो अमाइनो ग्रुप में जो आर ग्रुप अटैच होता है उसकी बेस के ऊपर हम इसकी क्लासिफिकेशन को देखते हैं। तो सबसे पहले नॉन पोलर और एलिफेटिक अमाइनो एसिड। तो नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स में जो आर ग्रुप अटैच होता है वो बेसिकली नॉन पोलर होता है, और अगर वो नॉन पोलर है तो इट मीन्स कि वो हाइड्रोफोबिक है या वो वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। ठीक है, इनके एग्जाम्पल में ग्लिसाइन, एलेनाइन, वेलाइन, लियोसाइन, आइसोलियोसाइन, मैथियोनाइन और प्रोलानाइन मौजूद होती हैं। ये तमाम के तमाम कंपोनेंट्स प्रोटीन्स की जो हाइड्रोफोबिक नेचर है उसको इन्फ्लुएंस करती हैं और इसकी फोल्डिंग और स्टेबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल होती हैं। इसी नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स में हम देखते हैं कि एरोमेटिक अमाइनो एसिड भी मौजूद होते हैं। तो फिनाइलिनाइन, टायरोसाइन, ट्रिप्टोफैन, उनके जो साइड चेन है बेसिकली आर ग्रुप की वो होती तो नॉन पोलर है लेकिन वो एरोमेटिक नॉन पोलर होती है। ठीक है, और वो भी हाइड्रोफोबिक ही होती हैं। इनमें बेसिकली हमारे पास कार्बन की रिंग होती है जिसकी वजह से जो उनका जो स्ट्रक्चर है या जो चेन की प्रॉपर्टीज़ हैं वो यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ऑल कैन पार्टिसिपेट इन हाइड्रोफोबिक रिएक्शंस। तो जितने भी हाइड्रोफोबिक रिएक्शंस हैं मतलब कि अदर देन वाटर, तो इन सभी में हिस्सा ले सकते हैं, चाहे वो एरोमेटिक हैं या वो एलिफेटिक होते हैं। तो इसके अलावा जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है वो जो प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर होता है या उसको स्टेबलाइज करने के लिए जो इंटरेक्शंस होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास जो नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स हैं वो मोस्टली अल्ट्रा वायलेट लाइट को, और ख़ास तौर पर जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड हैं वो अल्ट्रा वायलेट लाइट को ऑब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। तो मूविंग फर्दर अब हम देखेंगे पोलर अमाइनो एसिड्स को। The R group of these amino acids are more soluble in water और more hydrophilic। तो पोलर ग्रुप होने की वजह से ये पानी को अपने साथ अट्रैक्ट करते हैं और इसके साथ इंटरेक्शन करना स्टार्ट करते हैं देन दोज ऑफ नॉन पोलर अमाइनो एसिड, और इनके जो इंटरेक्शन की प्रॉपर्टी होती है वो नॉन पोलर से ज़्यादा होती है बिकॉज दे कंटेन फंक्शनल ग्रुप दैट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर। और इसकी जो पोलर प्रॉपर्टी है वो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होती है, और जो पोलर प्रॉपर्टी की वजह से वो दूसरे मालिक्यूल के साथ या जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इनकी जो सोलिबिलिटी है वो भी इंक्रीज़ होती है। पोलर अमाइनो एसिड्स में हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सेराइन है, थ्रियोनाइन है, सिस्टेराइटीन है, एस्पेरागाइन है और ग्लूटामाइन है। इसके बाद हमारे पास पोलर अमाइनो एसिड में एसिड अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं। अमाइनो एसिड इन विच दी आर ग्रुप इज एसिडिक और नेगेटिवली चार्ज। तो आर ग्रुप अगर नेगेटिवली चार्ज होगा तो इट मीन्स कि वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, या इसके अलावा उसकी जो प्रॉपर्टी है वो एसिडिक भी होती है। एसिडिक अमाइनो एसिड में ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड भी जो इसकी टाइप हैं वो हैं। ये आमतौर पर प्रोटीन की जो एक्सटीरियर सरफेस होती है वहाँ पर अपीयर होती हैं, या जो प्रोटीन्स की जो एक्टिव साइट हैं वहाँ पर ये मोस्टली प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद हमारे पास है बेसिक अमाइनो एसिड। तो अगर तो जो अमाइनो एसिड का आर ग्रुप है वो बेसिक या पॉजिटिवली चार्ज हो तो हम उसको बेसिक अमाइनो एसिड का नाम देते हैं। इनमें लाइसाइन, आर्गिनाइन और हिस्टिडाइन शामिल होती हैं। ये जो चेन्स हैं ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती हैं और ये जो आयनिक बॉन्डिंग और बफरिंग वगैरह में भी आम तौर पर हिस्सा लेती हैं। अब सेकंड हम चलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के हिसाब से हम इसको दो तरह से डिवाइड करते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। जो एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं वो बेसिकली वो नंबर में 9 होती हैं। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड ऐसी अमाइनो एसिड हैं जिनको हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकती,
और अगर हमारी बॉडी इनको सिंथेसाइज नहीं कर सकती तो प्रोटीन को प्रोड्यूस करवाने के लिए हम इनको डाइट के साथ अपनी शामिल करना पड़ेगा, ताकि जो प्रोटीन का सिंथेसिस है वो स्टार्ट हो सके। और प्रोटीन के सिंथेसिस के साथ ही हमारे जो ग्रोथ रिलेटेड फंक्शंस हैं और हमारे रिपेयर और मेंटेनेंस के रिलेटेड जो फंक्शन हैं और इसके अलावा जो एंजाइम प्रोडक्शन है वो भी स्टार्ट होती है। ये जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो ये हैं हिस्टिडाइन, आइसोल्यूसाइन, ल्यूसाइन, लाइजाइन, मेथियोनाइन, फिनाइल लेनाइन, थ्रियोनाइन, ट्रिप्टोफैन और वेलाइन। ये सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड हैं जिनको हमें अपनी डाइट के ज़रिए अपनी बॉडी में इनटेक करना पड़ता है। इनका जो मेन फंक्शन है वो बेसिकली इम्यूनिटी का फंक्शन है और ये हमारे मसल रिपेयर में काम आते हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड के अलावा हमारे पास 11 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड भी मौजूद होते हैं। इनको हम नॉन एसेंशियल इस वजह से कहते हैं कि ये हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज कर सकती है। इट मीन्स कि हम इनको अपनी डाइट के ज़रिए एक्वायर करना ज़रूरी नहीं होता। जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हैं उनमें ये वाले अमीनो एसिड शामिल हैं, जैसे कि आर्जिनाइन, ग्लूटामाइन, टायरोसाइन, सिस्टीन, ग्लिसाइन, प्रोलाइन, सिराइन, ऑर्निथाइन, एलेनाइन, एस्पारागाइन और एस्पार्टेट। ये सारे के सारे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। तो फर्दर हम एक टेबल में देख लेते हैं, एक और टेबल है कि जिसमें एसेंशियल अमीनो एसिड है, नॉन एसेंशियल और दरमियान में एक कंडीशनल नॉन एसेंशियल भी मौजूद होते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ द मेटाबॉलिक फेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड को। दीज अमीनो एसिड सर्व एज द प्रीकर्सर फॉर द ग्लूकोनियोजेनेसिस फॉर द ग्लूकोज फॉर्मेशन। तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज को फार्म करने का जो प्रोसेस होता है वो है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इसका मतलब ये है कि ये ग्लूकोनियोजेनिक पाथवे के दरमियान में शामिल होते हैं और इवेंचुअली ये ग्लूकोज को बना देते हैं। और ख़ास तौर पर जब हमारे जो पेट है वो काफ़ी एक्स्ट्रा खाली रहता है या जो ऐसा एरिया या स्टेट जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट नहीं पहुँचती, तो वहाँ पर ये ग्लूकोज को बनाने के काम आते हैं। इन अमीनो एसिड्स में अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन नए सिरे से करें तो वो ये वाले हैं ग्लिसाइन, एलेनाइन, सिराइन, एस्पार्टिक एसिड, एस्पारागाइन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन, प्रोलाइन, वेलाइन, मैथियोनाइन, सिस्टीन, हिस्टिडाइन और आर्जिनाइन। उसके बाद है केटोजेनिक अमीनो एसिड। दीज अमीनो एसिड ब्रेक डाउन टू फॉर्म केटोन बॉडीज। ओके, तो ये बेसिकली अमीनो एसिड यहाँ पर टूटती हैं और टूट कर वो केटोन की बॉडी को बनाती हैं। ठीक है, इसके जो एग्जांपल हैं या जो इसमें जो अमीनो एसिड शामिल है वो लियोसाइन और लाइजाइन होता है। लास्टली हम देखते हैं कि बोथ ग्लूकोजेनिक एंड कैटोजेनिक अमीनो एसिड, कैसे अमीनो एसिड जो कि दोनों का फंक्शन किरदार अदा करते हैं कि जो हैं वो ग्लूकोज को बनाने के लिए इस प्रोसेस को भी कर सकते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, या वो ब्रेक डाउन भी हो सकते हैं केटोन बॉडीज़ को बनाने के लिए। तो ऐसे अमीनो एसिड जो कि दोनों फंक्शंस करते हैं उनमें आइसोल्यूसाइन, फिनाइलमाइन और ट्रिप्टोफैन और टायरोसाइन मौजूद होते हैं। तो नेक्स्ट हम इस टेबल में भी इनकी जो क्लासिफिकेशन है मेटाबॉलिक फेट के रिलेटेड हम उसको भी यहाँ से देख सकते हैं। लास्ट में हम चलेंगे फंक्शंस ऑफ दी अमीनो एसिड को। तो इन पर्टिकुलर जो हमारे पास 20 जो सबसे इम्पोर्टेंट अमीनो एसिड होते हैं वो हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। इट मीन्स कि वो वाइटल होते हैं हमारी बॉडी के लिए और इसके बगैर जो ज़िंदगी है वो आमतौर पर नामुमकिन नहीं होगी। इसकी वजह यह है कि वो पेप्टाइड्स को लिंकेज के ज़रिए प्रोटीन्स को बनाते हैं और जो प्रोटीन्स हैं वो लिविंग थिंग्स के बिल्डिंग ब्लॉक हैं। और अगर प्रोटीन नहीं होगी तो कोई सेल क्रिएट नहीं होगा। तो इट मीन्स कि प्रोटीन्स को बनाने के लिए जो अमीनो एसिड हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। द लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यूज इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन डिटर्मिन्स द 3-dimensional कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए प्रोटीन। तो जैसे हम देखते हैं कि जो प्रोटीन है उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि सेकेंडरी हो सकता है, टर्शनरी हो सकता है, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड का स्ट्रक्चर हो सकता है। अगर आप इन स्ट्रक्चर्स के बारे में डिटेल से स्टडी करना चाहते हैं
तो वो प्रोटीन वाले लेक्चर में डिटेल के साथ वहाँ पर मौजूद है। तो जो सीक्वेंस है लीनियर अमाइनो एसिड का, ठीक है, वो डिफाइन करता है कि प्रोटीन्स की 3 डायमेंशनल में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगी, और इसकी वजह से जो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर चेंज होगा, और अगर उसका स्ट्रक्चर चेंज होगा तो इट मीन्स कि उसका फंक्शन भी हमारी बॉडी के अंदर चेंज होगा। ये फंक्शन उसका एक एंजाइम का फंक्शन हो सकता है, अगर उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा तो हो सकता है कि वो हार्मोन का फंक्शन कैरी आउट करे, या वो कोई स्ट्रक्चरल यूनिट हो सकता है, या वो कोई सिग्नलिंग मालिक्यूल हो सकता है। तो वो सारे का सारा उसके स्ट्रक्चर के ऊपर और इसकी 3D कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, और प्रोटीन की 3D कॉन्फ़िगरेशन उसके अमाइनो एसिड के लीनियर सीक्वेंस के ऊपर डिपेंड करती है। तो बेसिकली अमाइनो एसिड का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोटीन्स की फंक्शनैलिटी के ऊपर। अमाइनो एसिड्स आर इम्पेरेटिव फॉर सस्टेनिंग द हेल्थ ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो इनके बगैर हमारी जो सेहतमंद ज़िंदगी है वो मुमकिन नहीं होती। इसकी वजह यह है कि वो हमारे स्ट्रक्चर को, या जो मसल्स हैं उनके स्ट्रक्चर को बिल्डअप करते हैं, हमारा जो मूवमेंट है या जो मसल्स की कंट्रैक्शन वगैरह है वो उसको एनेबल करते हैं या उसको मुमकिन बनाते हैं। उसके बाद है ह्यूमन नर्वस सिस्टम हेल्दी फंक्शनिंग। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम या जो माइंड का सिस्टम है, जिसमें न्यूरो भी शामिल होता है, तो उसके फंक्शनिंग को मेंटेन करने के लिए ये हमारे पास जो अमाइनो एसिड हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा ये हमारी वाइटल ऑर्गन्स की जो हेल्थ है, जैसे कि लिवर, हार्ट और किडनी को, उसकी हेल्थ को भी बरकरार रखते हैं। इसके अलावा हमारा जो सेलुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको इंश्योर करते हैं, और ख़ास तौर पर जो मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी है या जो इंट्रा सेलुलर प्रोसेस हो रहे हैं वो उनको मेंटेन और प्रमोट करते हैं। इनके अलावा वो हार्मोन्स के प्रोडक्शन में भी वाइटल किरदार अदा करते हैं। मिसाल के तौर पर इंसुलिन को प्रोड्यूस करना, ग्रोथ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना, थायराइड हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना। तो इसी की वजह से वो हमारी बॉडी में जो रेगुलेट करने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। मज़ीद हम देखते हैं कि दी अमाइनो एसिड्स आर यूज्ड बाय वेरियस टिश्यूज़ टू सिंथेसाइज प्रोटीन। तो जैसा कि हमने देखा कि जो अमाइनो एसिड्स हैं वो प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक हैं। तो प्रोटीन जो है वो वेरियस टिश्यूज़ के ज़रिए वो प्रोड्यूस होते हैं, और अमाइनो एसिड वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को भी सिंथेसाइज करवाते हैं। मिसाल के तौर पर प्योराइन, हेमे, क्रेटाइन और एपिनेफ्राइन, तो इन कंपोनेंट्स को भी प्रोड्यूस करवाते हैं। जब ये बायोसिंथेसिस का काम नहीं करते या उसके लिए यूज़ नहीं होते, तो हम उनको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, फॉर एग्जांपल इन दी कैटाबॉलिक स्टेट। उसके बाद द ब्रेकडाउन ऑफ बोथ डाइटरी एंड टिश्यू प्रोटीन्स यील्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग सबस्ट्रेट एंड कार्बन स्केलेटन्स। तो इनके टूटने से ये दो कंपोनेंट्स बनते हैं। अब ये जो दो कंपोनेंट हैं इनके जो बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं वो डिफरेंट होते हैं। नाइट्रोजन कंटेनिंग जो सबस्ट्रेट हैं वो हमारे बायोसिंथेसिस में यूज़ होते हैं, और बायोसिंथेसिस में है जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो प्यूराइंस हो सकती हैं, पिरिमिडाइंस हो सकती हैं, न्यूरोट्रांसमीटर हो सकते हैं, हार्मोन्स, पोरफाइंस और कुछ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो इनको प्रोड्यूस करवाने के लिए जो नाइट्रोजन कंटेनिंग सबस्ट्रेट हैं वो यूज़ होते हैं, और वो कहाँ से आते हैं, हमारे जो प्रोटीन से या प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन से। इसके अलावा जो कार्बन स्केलेटन्स हैं वो हमारे फ्यूल के तौर पर भी यूज़ होते हैं, और वो फ्यूल कहाँ पर यूज़ होता है, वो सिट्रिक एसिड साइकिल में यूज़ होता है। ये सिट्रिक एसिड साइकिल ग्लूकोनियोजेनेसिस में यूज़ होता है, जो कि बेसिकली ग्लूकोज को प्रोड्यूस करवाने का प्रोसेस होता है। इसके अलावा हम इनको फैटी एसिड के सिंथेसिस में भी रीडायरेक्ट करवा सकते हैं, और ये सारा डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी की नीड क्या है। क्या हमारी बॉडी की नीड फैटी एसिड को प्रोड्यूस करवाना है या वो ग्लूकोज को प्रोड्यूस करवाना है, तो उसी के हिसाब से जो कार्बन स्केलेटन्स हैं वहाँ पर वो यूज़ होते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने इस लेक्चर को मुकम्मल तौर पर समझ लिया होगा और डिफरेंट एंगल से कंप्रीहेंड कर लिया होगा, और आप लोगों ने कुछ नया भी सीखा होगा। तो इस लेक्चर को सुनने के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।